जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए हमने एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक मैराथन सेशन करा था कंप्यूटर पे। जिस मैराथन सेशन में हमने नियर अबाउट 40 क्वेश्चन जो है वो कवर करे थे और उनको रिवाइज भी करा था। आज उसी मैराथन सेशन 250 एमसीक्यू सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे और 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें। तो आज का लेक्चर हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है? विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज, मार्क एंडरसन और चार्ल्स विक्टर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? विंडसर्फ को कहा जाता है। देखो, दो चीजें आपने यहां पर याद रखनी। पहला, एक तो जब सेशन कंक्लूड हो जाएगा उसमें उसके बाद आपने अपना स्कोर बताना। जैसे हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना, तो 40 में से आपके कितने मार्क्स आए तो जरूर लिखना। सेकंड थिंग इज दैट इसी सेशन के एंड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो रीसेंट एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के डाल दिए, और ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम के पीवाईक्यूज ही हैं। तो ये पीवाईक्यूज ही कंसिडर करके आप इनको चलो और ध्यान से इनको समझना, क्योंकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन या सेम डिटो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट? विंडसर्फ को बोला जाता है। दो पर्सन का नाम आपने याद रखना है, विंडसर्फ और बॉब कोहिन का। किसका नाम? बॉब कोहिन का नाम। ये दो इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ही डिजाइन करा था टीसीपी को। याद रखना किसको? टीसीपी और आईपी को। ये क्या है टीसीपी आईपी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म भी देख लो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये एक तरह की लैंग्वेज है इंटरनेट की, कि किस तरह से इंटरनेट में किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा, किस तरह से इंटरनेट को यूज किया जाएगा, वो उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ये दोनों टीसीपी और आईपी ही डिफाइन करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। चार्ल्स बेबेज के बारे में आपको पता ही है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज, आपने ये याद रखना है। तो विंडसर्फ और बॉब कोहिन ने ही डिजाइन करा था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को और इंटरनेट प्रोटोकॉल को। ये चीज आपने याद रखनी है, आपके सिलेबस में इंटरनेट क्लियरली मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। तो सब स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा है? टीसीपी, आईपी, यूडीपी, एफटीपी और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो कौन सा है? टीसीपी और आईपी। मैंने अभी बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी के अंदर पता कौन कौन आ जाते हैं? इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो हमारे पास आ गया FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल होता है कुछ रूल्स, फाइल ट्रांसफरिंग में कौन से रूल्स फॉलो होंगे वो FTP में डिफाइन है। एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि किस तरह से डेटा फाइल, किस तरह से मल्टीमीडिया जो है वो ट्रांसफर होगा वर्ल्ड वाइड वेब पे, www पे किस तरह से मल्टीमीडिया जो है वो ट्रांसफर होगा, वो HTTP प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो वेब पेजेस होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं? HTTP फॉर्मेट में, HTML में, डॉक में और URL में। देखो, जो वेब पेजेस है ना वो कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं? HTML में। एग्जाम में आपको HTML की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको बोलते हैं किसको? HTML को। अब ध्यान से आपने समझना है, HTML जो लैंग्वेज है इसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई फाइल बनाते हो, आपने नोटबुक बनाई है 10 पेजों की, अगर इसी को आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना है, मतलब सॉफ्ट कॉपी बनानी है इसकी, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? HTML लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसको डेवलप किसने किया था? इस लैंग्वेज को डेवलप करा था टिम बर्नियर ली ने। किसने? टिम बर्नियर्स ली ने, ठीक है। ये आपने याद है, टिम बर्नियर्स ली ने इसको जो है वो डेवलप करा था, ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम HTTP की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको बता दिया। डेटा फाइल हो या मल्टीमीडिया हो, उसको मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए किसके ऊपर? www पे, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे अगर आपको काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, तो आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा ट्रांसफरिंग के लिए। इसी के साथ कभी S लग जाता है तो वो फुल फॉर्म क्या बन जाती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये भी एग्जाम में पूछता है HTTPS की फुल फॉर्म क्या है, या पूछ लेता है HTTPS में S क्या है? S यहाँ पे सिक्योर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद URL क्या है? DOC तो पता है आपको, डॉक्यूमेंट फाइल के यूज होता है। URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आपने याद रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं मतलब हर एक वेब पेज का कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है।
ठीक है, उस एड्रेस को, स्पेसिफिक एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस उसके साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इनकी फुल फॉर्म्स और इनके फंक्शंस क्या है वो आपको आने चाहिए। अभी PYQ देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के, तो आपको पता चलेगा कि इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेनी ईमेल सिस्टम यूज डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। देखो, एक होता है कि ईमेल सेंड करने के लिए किसी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एक होता है अगर किसी ईमेल को रिट्रीव करना है, रिट्रीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि सेंड करने के लिए, एक ईमेल मैसेज को सेंड करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तो कौन से ईमेल प्रोटोकॉल का हम यूज करेंगे? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ARP का, ICMP का या SMTP का, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं एक मैसेज को सेंड करने के लिए ईमेल के थ्रू एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। और अगर हमें रिसीव करना हो या रिट्रीव करना हो, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? एक IMAP, ये दो मोस्ट कॉमन है। एक IMAP, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना, ये मुझे लगता है यही होती है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हैं। और या हम यूज करते हैं POP3 का, किसका यूज करते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये दो मेन प्रोटोकॉल हैं जिनका हम यूज करते हैं ईमेल को रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव करने के लिए इसका यूज करते हैं और सेंड करने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मतलब कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है मेल को ट्रांसफर करने के लिए और मेल को रिट्रीव करने के लिए, तो आपने ये याद रखना। IMAP और POP3 को रिट्रीव के लिए यूज करते हैं और SMTP को सेंड करने के लिए यूज करते हैं। सिलेबस में ईमेल मेंशन है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट डज CC इन ईमेल स्टैंड फॉर? तो ईमेल में CC की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉस्ट कॉपी और कार्बन कॉस्ट। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। देखो, अब एग्जामिनर इधर तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, अब फुल फॉर्म सिर्फ आपने फुल फॉर्म तक कन्फाइंड नहीं रहना, आपको कार्बन कॉपी का मतलब भी पता होना चाहिए। देखो, आप एक ईमेल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल है, मैं जितने भी तुम मेरे ग्रुप के मेंबर्स हो जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, मैं सबको एक ईमेल भेजना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक ईमेल लिखूंगा, तुम सबकी ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल तुमने मॉक टेस्ट में इनरोल करा तो तुम सबकी ईमेल आईडी वहां पर आ गई है मेरे पास, तो मैं तुम सबको कुछ भेजना चाहता हूं। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजता हूं तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम है ध्रुव, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है ध्रुव, अगर उसके पास ईमेल पहुंचेगी, अगर मैंने कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजा है ना, तो ध्रुव को यह भी पता चलेगा कि और मैंने किस किस को भेजी है, ठीक है। ध्रुव को यह भी पता चल जाएगा कि मैंने जो ईमेल का सेंडर है उसने और किस किस को भेजी है। फॉर एग्जांपल श्रिया को भेजी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अंकिता को भेजी है, फॉर एग्जांपल किसी भी नाम ले लो, राघव को ही भेजी है इनफैक्ट, ठीक है। तो किसी को भी भेजी है तो वो सारा ध्रुव को भी पता चल जाएगा अगर वो कार्बन कॉपी की फॉर्म में मैंने भेजा होगा। बट अगर इसकी जगह मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजूंगा, BCC की फॉर्म में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फिर अगर सपोज करो ब्लाइंड कार्बन कॉपी की फॉर्म में मैंने ध्रुव को भेजी, तो ध्रुव को ये नहीं पता चलेगा कि और किस किस को गई है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो जब भी कार्बन कॉपी की फॉर्म में ईमेल सेंड होती है, कार्बन कॉपी भेजी जाती है, तब उस जिस पर्सन को जाती है उसको ये भी पता चल जाता है कि बाकी कहां कहां गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑफिशियल लेटर देखा होगा, अगर कोई भी ऑफिशियल लेटर होता है उसमें नीचे लिखा होता है कॉपी टू दिस दिस दिस, 6-7 जगह के नाम लिखे होते हैं, इसका मतलब वो सबको पता चल गया ना और कहां कहां गई है। बट अगर सपोज करो कुछ भी नहीं लिखा है तो किसी को नहीं पता, तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको एक PYQ दिखाऊंगा जो इसके रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What type of network? The type of network that allows a regional internet service provider to connect its customer to the internet. एक छोटे से रीजन में एक इंटरनेट की फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल वाईफाई की फॉर्म में, अब उसको पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वो लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है या नन ऑफ द अबव। तो देखो, अगर आपने एक रीजनल इंटरनेट सर्विस को पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो ना, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखो, जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वो स्मॉल एरिया में कन्फाइंड है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर, अगर आपने एक बिल्डिंग के अंदर ही अपना ट्रांसमिशन करनी है, एक बिल्डिंग के अंदर ही अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करनी है, तो आप किसका यूज करोगे? लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक। किसका यूज करोगे? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने एक सिटी में डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक सिटी में जैसे दूरदर्शन का एक सिटी में चलता हो, ठीक है, केबल टीवी जैसे होता है, इस तरह की फॉर्म में अगर आपने इंटरनेट भेजना है एक सिटी के अंदर ही सिर्फ, तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करोगे। बट अगर आपने 2 कॉन्टिनेंट, 2 कंट्रीज, मतलब इवन वर्ल्ड को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करना है इंटरनेट की हेल्प से, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करोगे। देखो, यही नेटवर्किंग जो है आगे जाके इंटरनेट बनाती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क उस केस में
यूज होता है। आई होप ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई करना है हमें टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है या पॉइंटर जिसे कर्सर बोलते हैं वो इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या ये इनपुट डिवाइस है? तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है कौन सी ठीक है। देखो इसमें पहली स्टेटमेंट टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखो आप अगर किसी स्क्रीन में टच कर रहे हो और वो डेटा को अंदर ही ले रहा है और इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर इज जस्ट लाइक अ प्रिंटर। फॉर एग्जाम्पल प्लॉटर से भी एक डेटा शीट बाहर निकलती है, तो मतलब प्लॉटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। तो आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड हार्डवेयर वाला कंटेंट है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन टफ ही आएगा, सिंपल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। देखो यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं और एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपने बताना वो कौन सा नहीं है। स्पीकर, कीबोर्ड, माउस या ऑप्टिकल स्कैनर। कीबोर्ड तो इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी तो इनपुट डिवाइस है क्योंकि डेटा को अंदर ही लेके जाता है स्कैन करके। स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने पूछा है कि एक्सेप्ट इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, तो स्पीकर ही इसका आंसर हो जाएगा। ये स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर के थ्रू हमारी ऑडियो सिग्नल जो है वो जो है कंप्यूटर से या हमारे फोन से बाहर निकल हमारे तक पहुंचती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो मैराथन सेशन है तो शॉर्ट चलेंगे। द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में वो जगह जहां पर कोई भी एसेसरी आप कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना ईयर प्लग्स कनेक्ट करते हो या कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट, रिंग, बस या जिप। तो वो जगह जहां पर कंप्यूटर में चीजें कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं हम पोर्ट। ये आपने याद रखें, क्या बोलते हैं? पोर्ट। रिंग क्या है? रिंग बेसिकली यहाँ पर ना रिंग टोपोलॉजी की बात हो रही है। देखो अगर हम डिफरेंट नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल ए कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, इस कंप्यूटर को अगर हम एक रिंग की फॉर्म में जोड़ देते हैं ना, दैट इज नोन एज रिंग टोपोग्राफी। डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी होती है, एक सेम लाइन पे होती है, एक ट्री टोपोग्राफी होती है। किस तरह से आप कंप्यूटर को डिफरेंट सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद बस क्या? बस एक तरह की वायर होती है, बस इज अ सिंगल वायर, उसके लिए यूज किया जाता है। जिप तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंप्रेस्ड फाइल के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने बहुत जगह डेटा था उसको कंप्रेस करके फाइल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज जिप। ठीक है, जिप्ड फाइल जिसे आप कहते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और किसके बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये, और ये पीवाईक्यू में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी आया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में, प्रोसेसिंग के बीच में, यूटिलिटी के बीच में और एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो है वो लिंक का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको दो पढ़ाया था, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सारे स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो काम ही नहीं करेंगे कंप्यूटर में, इनको कंप्यूटर के साथ, हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने का काम क्या करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ये सिंपल कंसेप्चुअल चीज थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से बोला जाता है? ये प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है या प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखो एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है? फॉर देखो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो हमने फ्यूचर में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती हैं। यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल जो डेटा है फ्लॉपी डिस्क, इसमें नॉन वोलेटाइल डेटा जो है वो स्टोर है। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर, आप फोन चला रहे हो, अगर फोन बंद हो जाता है तो आपकी गैलरी से फोटो थोड़ी डिलीट हो जाते हैं, वो तो गैलरी में ही बचे हुए हैं ना। तो ये मतलब एक तरह की सेकेंडरी मतलब ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल डेटा हो गया कि अगर आपका फोन ऑफ भी हो जाए वो डेटा रिमूव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोन ऑफ होने से पहले फेसबुक खोली हुई थी या इंस्टा खोला हुआ था, अगर आप जब फोन ऑन करोगे क्या वो फेसबुक और इंस्टा आपको दिखता है खुला हुआ? वो खुला हुआ सेम जगह से नहीं दिखेगा, तो वो एक वोलेटाइल। तो ये बेसिकली
सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब हमारा जो डेटा है वो रिमूव नहीं होता है, वो सेव होता है और हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। और प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है कि हमारी मेन मेमोरी होती है जो मेनली सीपीयू के साथ काम करती है और कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करती है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपको पता होना चाहिए, इसमें रैम आ जाती है, ठीक है, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल वो भी इसमें आ जाती है, उसके बाद कैश मेमोरी भी इसी में आती है। कैश मेमोरी क्या होती है, आप जो चीजें बार बार यूज करते हो तो वो आपके सामने आ जाती है ना, ठीक है, आप गूगल में कोई चीज बार बार सर्च करोगे, देखना वो सामने ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो वो होती है कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक तरह की प्राइमरी में, इवन जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है ना, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव भी एक तरह की फ्लैश मेमोरी होती है, वो भी क्या होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज में ही आती हैं। ये चीजें आपको बता होनी चाहिए। तो चार हैं, रैम, रोम, कैश और फ्लैश मेमोरी, ये सारी किसमें आती हैं, प्राइमरी स्टोरेज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access। तो ये अभी हमने देखा कि एक रीजन होता है कंप्यूटर मेमोरी का जहां पर आप जो फ्रीक्वेंटली डेटा यूज कर रहे हो ना वो स्टोर होता है रैपिडली एक्सेस करने के, मतलब जल्दी जल्दी काम हो, मतलब ये ना कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये मेमोरी यूज होती है। कैश, टोकन, कुकी या प्लग इन, कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर मेन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट, एक होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में वो होता है कि जब टच करे, ठीक है, टच करे, अगर एक सपोज करो जैसे आप टाइपराइटर के पास जाते थे, कभी आपने देखा होगा टाइपराइटर को, तो वो क्या होता है ऊपर पूरा टच करके फिर उसके साथ वो लिखने होता है वहां पर, ठीक है, वो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, नॉन इंपैक्ट होते हैं जहां पर कोई कंटेक्ट नहीं होता पेज का और मतलब जो इंक स्प्रे कर रहा है उनके बीच में कोई कंटेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, इंक जेट प्रिंटर हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये आपने याद रखने। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर, ये चीज आपने मुझे एक चीज में आपको यहां पर क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे एक क्वेश्चन बताना कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस में मेजर होती है, एक चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है प्रिंटर की क्वालिटी किस में मेजर होती है और दूसरा प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर होती है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मेजर होती है और प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर होती है। जब लेक्चर देख रहे होते हो ना, जहां पर क्वेश्चन आता है उसी टाइम उसको ढूंढ के आंसर दे के फिर नेक्स्ट देखा करो, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में मुझे लगता है मैं एक दो तीन क्वेश्चन तो पूछ ही लेता हूँ, आप आंसर देते हो लास्ट वाले का, ऐसा नहीं करना है, तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है, फिर मैं उसको हार्ड भी दे दिया करूंगा तो जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डैश अलो यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपने MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, पावर पॉइंट में अगर आपने एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करना है, कल तो मैंने प्रेजेंटेशन के रिलेटेड शॉर्टकट कीज आपको बताई थी, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आज हमने बताना है कि इनमें से हम किसका यूज करें ताकि हम एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर पाएं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर पाएं। प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं, टास्क पेन का, आउटलाइन पेन का या स्लाइड पेन का। तो किसका यूज करते हैं, टास्क पेन का। टास्क पेन का यूज करते हैं एक नई प्रेजेंटेशन को अगर आपने क्रिएट करना हो या ओपन करना हो किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, तो टास्क पेन का यूज करते हैं, ये चीज आपने याद रखी, ठीक है। प्लेस होल्डर पता क्या होता है, मैं यहीं पे समझा दे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन बनाई हो या MS पावर पॉइंट में देखा हो, ऐसे एक ये होती है स्लाइड आपकी, इस तरह की आपकी स्लाइड होती है, एक स्लाइड, उसमें क्या होता है यहाँ पर ना बीच में आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे डॉटेड ऐसा एक बॉक्स बना होता है, यहाँ पर लिखा होता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ठीक है, ये जो डॉटेड एरिया होता है ना इसी को बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। यहाँ पर एक नीचे भी होता है ऐड सब टाइटल, ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है टाइटल ऐड करो, यहाँ पे सब टाइटल, और ये जो होता है ना डॉटेड एरिया इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर क्लियर हो गया। उसके बाद टास्क पेन मैंने आपको बता दिया, अगर आपने ये राइट साइड में होता है यहाँ की, जिसमें एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी हो तो आप देख सकते हो। देखो मेरे पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये सारे दिखा देता, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, आउटलाइन पेन क्या होता है, ये डिफरेंट पेन्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट व्यूज हैं पावर पॉइंट के। आउटलाइन पेन में पता क्या होता है, आउटलाइन पेन लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट शो होता है,
ठीक है। आप सिर्फ टेक्स्ट, अगर आपने कोई इमेज वगैरह डाली वो नहीं, सिर्फ टेक्स्ट शो होगा आउटलाइन पेन में, ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। और स्लाइड पेन जो होता है, स्लाइड पेन में क्या होता है कि करंट कौन सी स्लाइड चल रही है उसके बारे में बोला होता है, ठीक है। करंट स्लाइड कौन सी चल रही है उसके बारे में स्लाइड पेन में होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसका क्या फंक्शन है। डायरेक्टली इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सीधा पूछ लें कि करंट स्लाइड कौन से व्यू में बताई जाती है, स्लाइड पेन में, आउटलाइन पेन में, टास्क पेन में, तो आपको पता होना चाहिए स्लाइड पेन में दिखाया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट में डिफरेंट तरह के व्यू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर व्यू हो गया, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनमें से कौन सा व्यू जो है पावर पॉइंट का नहीं होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड शो व्यू। देखो इसमें ना अगर आपको नहीं आता है तो जज करना बहुत मुश्किल है। इसका आंसर प्रेजेंटेशन व्यू है। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंटेशन में ही बना रहे हैं एमएस पावर पॉइंट में और प्रेजेंटेशन व्यू ही नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन व्यू कुछ नहीं होता है, एक व्यू होता है जिसका नाम है प्रेजेंटर व्यू। कौन सा है? प्रेजेंटर व्यू। ये होता है एमएस पावर पॉइंट में, बट प्रेजेंटेशन व्यू कोई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से व्यू होते हैं मैं आपको सारे ही बता देता हूँ। एक तो होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है, जिसमें नॉर्मली प्रेजेंटेशन काम करती है। एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आपको अगर स्लाइड चेंज करनी हो तो ये आप कर सकते हो। एक होता है नोट्स पेज, जहाँ पे नोट्स भी ऑलरेडी अटैच होते हैं, नोट्स पेज व्यू ये होता है। एक हो गया आउटलाइन व्यू जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एक होता है मास्टर व्यू, ठीक है। एक प्रेजेंटर व्यू जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है रीडिंग व्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं। देखो इनमें कहीं भी प्रेजेंटेशन व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 56 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड फाइंड अंडर। देखो पावर पॉइंट में आप थीम्स कहाँ पर फाइंड करते हो? थीम्स कौन से टैब में होती हैं ये आपने बताना है। ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब, ठीक है। थीम्स होती हैं डिजाइन टैब में। ये सारे ना ऐसे थीम्स के रिलेटेड ही लग रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जाके स्लाइड दूसरी कैसे आएगी, वो ट्रांजिशन इफेक्ट हो। इंसर्ट होता है आपने कुछ डालना हो। एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग। तो डिजाइन टैब में होती हैं हमारी थीम्स, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एमएस पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपने स्लाइड शो को चलाना हो बिगनिंग से, देखना यहां पर बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपने स्लाइड शो को बिगनिंग में से चलाना हो तो किसका यूज करोगे? F5, F11, F7 या शिफ्ट प्लस F5? देखो हम यूज करते हैं F5 का। अगर हमें स्लाइड शो को, ध्यान से सुनना, अगर हमने स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चलाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? F5 का। और अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को, ध्यान से सुनना, करंट स्लाइड है जो चल रही है उसी स्लाइड से ही अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी स्लाइड शो को बिगनिंग से चलाना हो तो F5, अगर करंट स्लाइड से चलाना हो तो शिफ्ट प्लस F5, और अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर व्यू में दिखाना हो, मैंने आपको बताया ना एक व्यू होता है प्रेजेंटर व्यू, अगर हमें उसमें दिखाना हो ना तो हम Alt प्लस F5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Alt प्लस F5 का। ये चीज आपने याद रखनी है। तो तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एमएस पावर पॉइंट में कंफ्यूजिंग है। F5 कहाँ पर यूज होता है? अगर हमें स्लाइड शो को बिगनिंग से दिखाना हो। शिफ्ट प्लस F5 यूज होता है करंट स्लाइड को से दिखाना हो। और Alt प्लस F5 का यूज होता है अगर हमें कौन सा व्यू दिखाना हो? प्रेजेंटर व्यू दिखाना हो, ठीक है। देखो आपके सिलेबस में ना एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एक्सप्लेन है, तो मैं इन पे ज्यादा इंफेसाइज करता हूँ क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच की इज प्रेस्ड इन एक्सेस, एमएस एक्सेस की बात हो रही है, टू सेव अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो आप एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस पी, ये तो प्रिंट के लिए होता है, पी और कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस और शिफ्ट प्लस F12 या F12। F12 तो सेव एज होता है। कंट्रोल प्लस एस जो है ना, या शिफ्ट प्लस F12, इसका यूज करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस डेटाबेस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो किस तरह का है डिवाइस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? RDBMS, ODBMS, ORDBMS या नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बेसिकली RDBMS है। RDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रिलेशनेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसकी क्या क्वालिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की? पहली बात, ये जो डेटा है ना उसको स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करता है, ये आपने याद रखना है। और जितने भी इसके अंदर सेल्स होते हैं ना उनके बीच में प्री डिफाइंड रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं।
प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स भी होते हैं, विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप, ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और ये एक रिलेशनेबल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। 60th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लेक्चर लेंदी हो जाते हैं जो मैराथन सेशन के हैं, तो आई होप यू कैन कॉप अप विद दैट, ठीक है। यू कैन आई कैन से कि तुम मुझे इतनी देर झेल सकते हो इस लेक्चर के लिए, तो आप ध्यान से कंसीडर करें। और देखो नियर अबाउट 70 क्वेश्चन होने दो, उसके बाद जो लास्ट 10 है ना, वो तो PYQ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के, वो 5 मिनट में कवर हो जाएंगे अगर ये सारे आपको आ गए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, कैलकुलेशन के लिए और कंपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम कंप्यूटर में? डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU या मॉडम। देखो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का यूज करते हैं ना कैलकुलेशन के। देखो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है। अर्थमेटिक का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। लॉजिक का मतलब है कि लॉजिकल ऑपरेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, और, नॉट। गेट्स पढ़े थे ना आपने, एंड, नैंड, 12th में पढ़े हैं ना सबने, तो ये गेट्स के लिए हम क्या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, तो ALU का यूज करते हैं हम इन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देख लो मॉडम, मॉडम की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखो अगर आपने किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, फिजिक्स में हमने देखा है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना हो, डिजिटल मतलब 0-1 की फॉर्म में, एनालॉग मतलब कॉन्टिन्यूस सिग्नल, ठीक है, साइन को साइन वेव। अगर एनालॉग के डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो इनके लिए हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इस मॉडम की फुल फॉर्म यही होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने किसी फाइल को रीनेम करना हो विंडोज में, तो आप किसका यूज करोगे इनमें से? फाइल एक्सप्लोरर का यूज करोगे, फाइल मैनेजर का यूज करोगे, फाइल डायरेक्टरी का यूज करोगे, या फाइल फोल्डर का यूज करोगे? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ हाफ बाइट इज कॉल्ड, कल मैंने आपको लेक्चर में ना सब बताया था। एक बिट क्या होती है? 0-1 होता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है। इसी तरह किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा और लार्ज जियो बाइट बताया था। आज मैं आपको पूछूं हाफ बाइट। हाफ बाइट मतलब क्या? एक बाइट 8 बिट होता है, तो हाफ बाइट क्या होगा? हाफ बाइट होगा 4 बिट। इतना समझ आ गया ना? तो हमने ये क्वेश्चन में पूछा कि 4 बिट को क्या बोलते हैं? बाइट। बाइट तो 8 बिट का होता है, ठीक है। निबल, हाँ बिल्कुल इसका आंसर है निबल। देखो एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर, 4 बिट, या इसको हम हाफ बाइट कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने कल के लेक्चर में कवर करे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यू यूज टू रिसीव ईमेल? सर ये तो पढ़ा दिया आपने। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सेंड करने के लिए यूज करते हैं HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका हम यूज करते हैं। और मैंने आपको दूसरा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 64th क्वेश्चन। द डैश फील्ड इंडिकेट द सेंडर्स एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। देखो आपने ईमेल में जो ईमेल भेजते हैं उसमें लिखा होता है कि ईमेल जो है, ईमेल का एड्रेस क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो वो किसके आगे लिखा होता है? फ्रॉम के आगे लिखा होता है, BCC के आगे लिखा होता है, टू के आगे लिखा होता है, या इनबॉक्स के आगे? देखो फ्रॉम जो है वो ही रिप्रेजेंट करता है ना कि कहाँ से आपकी ईमेल जो है वो आ रही है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है एक। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन कॉपी? तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कार्बन कॉपी का क्या फंक्शन है। रेसिपिएंट्स आर इनविजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज इन कार्बन कॉपी। इनविजिबल नहीं, कार्बन कॉपी में तो विजिबल होते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में इनविजिबल होते हैं। रेसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज, बिल्कुल इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल? एक ईमेल को सेंड करने के लिए क्या चीज मैंडेटरी है, जो होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं जा सकती? बॉडी। आप बॉडी में कुछ भी ना लिखो तब भी ईमेल चल जाती है। अटैचमेंट, आप कोई अटैचमेंट ना डालो, सिंपल लिखो। सब्जेक्ट नहीं भी मेंशन है कोई नहीं चलेगा, बट सेंडर की ईमेल आईडी होना जरूरी है। ईमेल आईडी, मेल आईडी ही नहीं है तो ईमेल आपकी कभी सेंड नहीं हो सकती है। थोड़ी कॉमन सेंस भी हम यहाँ पर इन क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, डिलीटेड ईमेल कहाँ पर स्टोर होती हैं? ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में वो होती हैं जो आप भेज रहे थे बट आपने भेजी नहीं, अनसेंड है। ट्रैश, इनबॉक्स या सेंड मेल, तो ये ट्रैश में जाती है ना, हमारी ट्रैश में जाती है डिलीटेड ईमेल। जो भी ईमेल डिलीट होती है वो कहाँ पे चल जाती है? ट्रैश में चल जाती है। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। फ्लैश ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या पेन ड्राइव। तो फ्लैश जो हमारी ड्राइव है उसको हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव बोलते हैं। क्यों? देखो सुनो, पेन ड्राइव पता क्या होती है? पेन ड्राइव में एक तो फ्लैश मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था, और दूसरा इसमें USB इंटरफेस होता है, ठीक है।
फ्लैश मेमोरी प्लस यूएसबी इंटरफेस, ये पेन ड्राइव के फीचर हैं, ये याद रखना। इंटरफेस जो है यूनिवर्सल सीरियल बस वाला होता है और जो हमारे पास ये एक तरह की फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पेन ड्राइव के बारे में। 69th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए डैश डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो कौन सा है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स की हेल्प से हमारी जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या सीडी? देखो इंफॉर्मेशन विजुअल फॉर्म में बताता है टेक्स्ट और ग्राफिक का यूज करके, तो क्या है इसका आंसर? ये कमेंट बॉक्स में बता देना, ये भी होमवर्क दे दो, सिंपल क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आप भी करोगे ना, थोड़ा आपके लिए भी हो कि आप भी पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एनी एम्प्टी स्लाइड, कोई भी खाली स्लाइड में जो डॉटेड एरिया है, मैंने अभी आपको बना के भी बताया था, जहां पर आप टेक्स्ट ऐड करते हो, जहां पर आप सब टाइटल ऐड करते हो, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, प्लेस कार्ड, प्लेस होल्डर, थीम्स, क्या बोलते हैं उसको? प्लेस होल्डर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। इसके बाद जो 9-10 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले एग्जाम में से डाले हैं, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कराऊंगा, देखना कितने सिंपल कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल भी आते हैं। पहला क्वेश्चन इज व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड? कल बताया था कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जे क्या है, ठीक है। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस ई का एमएस वर्ड में क्या फंक्शन है? एप्लीकेशन को एग्जिट करना। सिलेक्ट ऑल के लिए तो कंट्रोल प्लस ए आपको पता है। क्लियर ऑल करना या अलाइन करना सेंटर। मैंने आपको बोलता कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी के लिए होती है, इसलिए हम सेंटर के लिए सी यूज नहीं करते, तो हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं किसके लिए? अलाइन करने के लिए सेंटर में, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई करने के लिए स्क्रीन को। ये सारे मैंने आपको कल कवर करवाए थे। आज हम सिर्फ ये 10 क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ भी रहा है कि हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन? तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन थे? ये मैंने क्वेश्चन ढूंढा ही नहीं, ना मुझे आता था, ना मैंने ये ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने सोचा कि स्टूडेंट को कुछ काम दिया जाए। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को किसने जो है फाउंड करा था? रिचर्ड स्टैलमैन ने, डैन मुर्डॉक ने, मिगुएल डी काजा ने या लिनस टॉरवाल्ड्स ने? तो देख लेना इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। कई बार ना ऐसे पूछे, जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड उन्होंने बोला था कि ये इस वर्ड का क्या मेंशन है, क्या मीनिंग है, क्या फुल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको SC पूछ ले सिर्फ, तो आपको पता होना चाहिए सिक्योर है। उस केस में ये सिक्योर सारे नहीं होंगे, एक में सेफ्टी होगा, एक में सिक्योर होगा, एक में स्क्रीन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच टेबल अपीयर्स एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड। हर एक टेबल जो एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में दिखता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, डेटा शीट, क्वेरीज और टेबल्स, क्या बोलते हैं? सिंपल है, डेटा शीट बोलते होंगे उसको। जो स्प्रेडशीट की फॉर्म में हर एक टेबल ऐसे हमें दिखता है, तो वो क्या होता है? बेसिकली वो एक तरह की हमारी डेटा शीट ही होती है, ठीक है, जैसे गूगल स्प्रेडशीट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ बायोमेट्रिक डिवाइस इज अ डैश। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, पावर सप्लाई, इनपुट डिवाइस या नन ऑफ द अबव। देखो अगर आपने कहीं पर बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज किया, वो आपके फिंगरप्रिंट ले रहा है या आपके आई को स्कैन कर रहा है, वो आपका डेटा जो है वो उस मशीन के अंदर ही लेके जा रहा है ना, तो वो एक तरह का कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इस तरह से सोचा करो कि आप जो डिवाइस देख रहे हो वो डेटा अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है या डेटा को बाहर दिखा रहा है। तो जिस भी तरह से बाहर आ रहा है, चाहे वो साउंड की फॉर्म में आ रहा हो, विजुअल इंप्रेशन हो, पेज की फॉर्म में आ रहा हो, वो सारे आउटपुट होते हैं। और किसी भी फॉर्म में अगर डेटा लिया जा रहा है तो वो इनपुट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर ना ऐसे पर्टिकुलरली वो करने की जरूरत नहीं होती है, कॉमन सेंस लगाओ, अपनी देसी लैंग्वेज में जिस तरह से सीखो, कंसेप्ट आना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बी देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्क बुक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्क बुक जो है वो किसके रिलेटेड है? ठीक है, वर्क बुक क्या है? MS वर्ड के रिलेटेड है, एक्सेल के रिलेटेड है, पावर पॉइंट के रिलेटेड। तो वर्क बुक होती है MS एक्सेल की फाइल को बोलते हैं हम वर्क बुक, ठीक है। MS एक्सेल में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ऑटो सम, डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट इसमें फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद आ रही होंगी लास्ट लेक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द फास्टेस्ट हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर। हार्डवेयर डिवाइस, सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस जो है वो कंप्यूटर में कौन सा होता है? हार्डवेयर डिवाइस
USB पोर्ट बिल्कुल नहीं, कैश मेमोरी, लेज़र प्रिंटर, प्रोसेसर। मैंने आपको बताया था ना कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही आता है, इसकी वजह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी और सॉफ्टवेयर की स्पीड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी की को हम एंटर करते हैं एक नई लाइन डालने के लिए? एक सेल में अगर एक नई लाइन डालनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो किसका यूज़ करेंगे? ऑल्ट प्लस एंटर का। मैंने आपको कल भी बोला था ये जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल है और इसकी शॉर्टकट कीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, ये तीनों करके जाओगे ना 30 में से मैं आपको मान के चलता हूँ कि 25 प्लस तो हर कोई ले लेगा। ठीक है, बट आपने 30 में से 28 प्लस लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू द प्रीवियस एक्शन? आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन डाल दिया। सिंपल इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आपने पेपर निकालना है, सिर्फ कम्प्लेक्स चीज़ें ही नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़नी है जो पेपर में सिंपल भी आ रही। अनडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस Z का यूज़ करते हैं, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Y का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस R का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आप सबको पता ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सभी एक ही बार शॉर्टकट की को सिलेक्ट करने के लिए ना, सभी टेक्स्ट को एक ही बार सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे? कंट्रोल प्लस A का यूज़ करते हैं। C कॉपी के लिए होता है, X कट के लिए होता है, सेव के लिए होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कोई डिफिकल्ट भी आते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट बॉक्स में ना अपना स्कोर ज़रूर बताया करो। और कुछ न्यू व्यूवर्स भी होंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का। वहाँ पर हमने एक फ्री मॉक टेस्ट JKSSB VLW के लिए डाला है, तो आप उसका बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कब लेक्चर आएगा, वो सब हम वहीं शेयर करते हैं। प्लस PDF, इस PDF को भी हम शेयर कर देंगे इनके वो लगा के, आंसर्स लगा के, क्योंकि आप बोलते हो सर आंसर्स भी जरूरी हैं, तो आंसर लगा के आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी इसके 3-4 और सेशन आने हैं, जो पोर्शन रह जाएगा वो हम कवर करेंगे। मुझे लगता है अभी हमने वायरसेस के रिलेटेड अभी इस लेक्चर में नहीं लाया, तो जो पोर्शन रहता जाएगा उसको हम लाते जाएंगे और एक फुल फ्लेज वे में इन्हीं MCQs के थ्रू आपका कंप्यूटर पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो गया, और भी जो पोर्शन है डिफरेंट जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए, इवन रीजनिंग और मैथ्स के भी कुछ लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो वो हम जो है आपको प्रोवाइड करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताया करो जो ज़्यादा डिमांड में टॉपिक होता है ना, उसी डिमांड के रिलेटेड हम लेक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्कीम्स के रिलेटेड बहुत डिमांड चल रही थी कि वो स्कीम्स के लिए लेक्चर हो, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल जो है वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज मैं बनाऊंगा और कल मैं वो लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर